So let us start with environmental assisted cracking. इसमें सीवियर केस होता है हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट का, और स्पेसिफिकली उन मटेरियल्स में जो कि हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स हैं। फिर स्ट्रेस करोशन क्रैकिंग, इसमें एनवायरनमेंट करोसिव होती है, और अक्सर ऐसा होता है स्पेसिफिकली सी इन्वायरमेंट में या किसी केमिकल इंडस्ट्री की इन्वायरमेंट में। सो मच सो के जो पीआईए का एक जहाज था जिसका जो केबिन था, टॉयलेट और मेन जो सिटिंग एरिया उसके दरमियान जो दीवार थी वो कोलैप्स हुई थी, और वजह थी कि टॉयलेट की सफाई के दौरान डिटर्जेंट जो था वो दीवार में सीप इन हो रहा था। तो दैट वाज अमोनिया was the reason for the corrosion from the detergent, और obviously जो cyclic loading लग रही थी which was cyclic stress fatigue, it was corrosion fatigue. इसी तरह liquid metal embrittlement, आप में से एक ग्रुप ने ऑलरेडी उस पे असाइनमेंट भी की है। So we will look at these three in a brief fashion, starting with the hydrogen embrittlement. ये फिनोमेना ऐसा है कि एज लिटिल एज अ फ्यू parts per million atoms of hydrogen may result in severe embrittlements. ppm को फील कीजिए कि ये क्या चीज है। 1 मिलियन एटम में अगर 4 एटम हाइड्रोजन के हों तो मार्जिंग स्टील विल बी रिजेक्टेड, नॉट रिजेक्टेड, इट विल क्रैक, इंतजार नहीं करेगा। और अगर मोर देन 2 ppm हो, यानी कि 1 मिलियन में 2 एटम्स हों, तो जो कस्टमर है वो मटेरियल लेने से इनकार कर देगा, मटेरियल विल बी रिजेक्टेड। पासिंग क्राइटेरिया ये है कि हाइड्रोजन शुड बी लेस देन 2 ppm। ये 1 मिलियन एटम्स में 2 एटम। सिवियर एम्ब्रिटलमेंट को फील कीजिए कि जिस तरह एक रोलर को आप एक थिन सिलेंडर पे से गुजार दें तो क्या होगा, वो किरची किरची हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि मटेरियल इस तरह से इस पे फेल होता है इसमें, स्पेशली इन BCC एंड HCP मेटल्स। अगेन इनको भी ये अल्फाज हैं जिनको आप फील करें अगर, तो BCC कहाँ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैं सवाल तो करूंगा कि आप गैस लगाएं, जवाब मैं खुद ही दूंगा कि BCC बेसिकली मार्टेनसिटिक स्टील्स है, ठीक है ना। तो फिनोमेना किस में इम्पोर्टेंट है, इन हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स, जहां हमने पढ़ा है स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म्स में कि मार्टेनसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी स्ट्रेंथनिंग डिस्पर्शन स्ट्रेंथनिंग से, फॉर एग्जांपल अगर आपको वो कर स्केच याद हो, यहाँ से हमने इनको इंट्रोड्यूस किया था, तो मार्टेनसिटिक स्ट्रेंथनिंग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है स्ट्रेंथनिंग। और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो है वो BCT स्ट्रक्चर होता है जहाँ कार्बन हो मेटल में, और जहाँ कार्बन ना हो वहाँ मार्टेनसिटिक PCC होता है, NHCP मटेरियल्स। इन दोनों चीज़ों में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है BCC और HCP में? कॉमन फैक्टर ये है कि डिसलोकेशंस आराम से मूव नहीं करती, डेफॉर्मेशन आराम से नहीं होती, ठीक है, डेफॉर्मेशन आराम से नहीं होती। तो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स, खुसूसन जो स्ट्रेंड हो, जिसमें डिफेक्ट डेंसिटी ज़्यादा हो, उसमें हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट का फिनोमेना इज सिवियर, और यही मटेरियल हमारे काम के होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जितनी हमारी रिक्वायरमेंट मटेरियल के लिए सख्त होती जाती है, उतना ही उस मटेरियल का बनाना भी मुश्किल होता जाता है। हमने मटेरियल को ऐसे बनाना है कि उसमें 1 मिलियन में 2 एटम भी हाइड्रोजन के ना छोड़ें, विच रिक्वायर्स स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। दूसरा फिनोमेना इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि मटेरियल फेल्स विदाउट वार्निंग एट रूम टेम्परेचर,
ठीक, विदाउट वार्निंग। शाम को आप अपने दफ्तर की मेज पे एक ऐसा मटेरियल छोड़ के गए, सुबह आके देखा क्रैक। दिस इज हाउ इट हैपेंस। हाइड्रोजन में एंटर द एलॉय ड्यूरिंग डिफरेंट ऑपरेशंस, प्रोडक्शन के ऑपरेशंस हैं, तो इनमें से कुछ को हम क्विकली देख लेते हैं। मेल्टिंग के दौरान, जब एलॉय हम में बना रहे हैं, एलॉय प्रोडक्शन के दौरान आर्क फर्नेस, आपको फील होगा कि आर्क फर्नेस में स्क्रैप को हम डालते हैं फर्नेस में, और आर्किंग होती है जो उसको पिघलाती है स्क्रैप को। ठीक है, ये जो मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है स्टील्स को बनाने की फ्रॉम रिसाइकल्ड स्क्रैप। पाकिस्तान में कई प्लांट्स हैं इसके, स्पेशल स्टील के ऑलमोस्ट सारे प्लांट यही करते हैं। तो इसमें आर्क जो होता है, आर्किंग होती है, आर्किंग के वक्त टेम्परेचर 3000 डिग्री होता है आर्क का, और वो एयर में हो रहा होता है, तो जो मॉइस्चर हवा में है वो क्या होगा, वो डिसइंटीग्रेट होगा, H2O, और हाइड्रोजन मटेरियल में एंटर हो जाएगी। तो दैट इज मेल्टिंग। सॉलिडिफिकेशन ये है कि एक लिक्विड मेटल की धार होती है जो कि लैडल से गिर रही होती है हमारे जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो, उसमें जो मोल्ड है उसमें सॉलिडिफिकेशन जिस जगह हो रही हो, जिस भी टेक्निक से हो रही हो, कई टेक्निक से सॉलिडिफिकेशन की, तो जब एक पतली सी धार गिर रही होती है तो वो हाइड्रोजन को जो आसपास एटमॉस्फेयर में है उसको ट्रैप कर लेती है। खुसूसन ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा हो जिन दिनों में, तो ये फिनोमेना सीवियर हो जाता है बारिश के दिनों में। उसकी कुछ एहतियातें की जाती हैं, उसके हर तरफ इनर्ट गैस का या ड्राई आर्गॉन का या नाइट्रोजन का श्राउड क्रिएट किया जाता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट की जाती है ताकि वहाँ मॉइस्चर उसको टच ना करे। हीट ट्रीटमेंट्स, बहुत से हीट ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो कि इंड्यूस कर देते हैं हाइड्रोजन को मटेरियल के अंदर। ये हाई टेम्परेचर पे अगर मॉइस्चर है सरफेस पे तो वो क्रैक करेगा और हाइड्रोजन सरफेस पे जनरेट होगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पिकलिंग बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है ये, जिसमें कि यानी अगर आपको ये पता हो कि एक मटेरियल फेल हुआ है और आप उसकी हिस्ट्री जमा करें और पता ये चले कि इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई हुई थी या कैडमियम कोटिंग हुई हुई थी, तो आप आंखें बंद करके कह देंगे कि ये चांस ये है कि ये फेल हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट से हुआ है। वेल्डिंग, जिस तरह हमने मेल्टिंग में कहा कि आर्क जनरेट करता है, तो बारिश के दिनों में जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, टिग वेल्डिंग में फॉर एग्जांपल, उनको बाकायदा पहले गर्म करके उनमें से मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है, फिर वेल्डिंग की जाती है। कैथोडिक रिएक्शन इन करोजन, कैथोडिक रिएक्शन होता ही वो है जिसमें कि हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होती है कैथोड पे। तो क्विकली हमने इनको देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स कि हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट या मटेरियल इज सेंसिटिव टू हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, उसमें कौन से फैक्टर्स हैं? स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन एक चीज़ है, स्ट्रेन रेट अलग चीज़ है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन ये होता है कि मटेरियल जो है वो उसमें ऑलरेडी स्ट्रेसेस, कितनी हमने मटेरियल को स्ट्रेस किया हुआ है और मटेरियल में स्ट्रेन क्रिएट हो गया है। इंटरनल मटेरियल के अंदर ऐसी फोर्सेस हैं जो उसको डिफॉर्म कर रही हैं। ऐसी डेफॉर्मे, अगर स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट ज़्यादा होगी। ऑलरेडी हमने ये देखा कि हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि जिनमें स्ट्रेन भी ज़्यादा होता है मॉडर्न साइट में, या डिसलोकेशन ज़्यादा होती है या ट्विनिंग होती है। ठीक है ना। स्ट्रेन रेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। स्ट्रेन रेट क्या है? स्ट्रेन ये रेट ये है कि मैं मटेरियल को डिफॉर्म कैसे कर रहा हूँ। डिफॉर्म करने का मतलब क्या है कि डिसलोकेशन कैसे मूव हो रही है। ठीक, अच्छा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये आपने इस चीज को कैच करना है कि हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट उस वक्त ज्यादा प्रोमिनेंट होती है जब स्ट्रेन रेट स्लो होता है। जब स्ट्रेन रेट स्लो होता है, जब डिसलोकेशंस मूव आहिस्ता आहिस्ता करती हैं। क्यों? कि डिसलोकेशन मूव आहिस्ता करेगी तो पीछे पीछे जो हाइड्रोजन मौजूद है वो डिफ्यूज करके डिसलोकेशन के साथ अटैच होने की कोशिश करेगी। क्यों करेगी? इसलिए करेगी
ये डिसलोकेशन में स्ट्रेस फील्ड है, हमने देखा है। ये हाइड्रोजन उन स्ट्रेस फील्ड्स में जाके बैठ जाएगी, फिर क्या करेगी ये हम जब देखेंगे, जब इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे अगली एक दो स्लाइड्स बाद। ससेप्टेबिलिटी टू डिलेड फेलियर, एक टर्म इस्तेमाल होती है मटेरियल साइंस में, डिलेड फेलियर। डिलेड फेलियर का मतलब ये है कि आपने मसला की बुनियाद रख दी, बीज डाल दिया मसले का, अब मसला आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। इस तरह मैंने कहा कि आपने मटेरियल को कमरे में रख के गए, सुबह आए देखा क्रैक। क्रैक रखते वक्त नहीं हुआ, जबकि के सारे लवाजमात क्रैक के मौजूद थे। स्ट्रेस भी थी मटेरियल में, हाइड्रोजन भी थी मटेरियल में, लेकिन ये कि क्रैक आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुआ है। तो हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट इज ए फेलियर मैकेनिज्म जहाँ क्रैक आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है विद टाइम। ठीक, जो ग्राफ है इसमें वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। स्ट्रेस का मतलब ये कि मटेरियल कितना स्ट्रेन्ड है, उस पर कितनी स्ट्रेस लगी हुई है। ये स्ट्रेस रेट नहीं है, ये स्ट्रेस है। ठीक, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम है, सीधा सीधा घंटों में। 10⁻⁻1 का मतलब ये हुआ कि ये मिनटों की बात हो रही है, और 10⁻0 का मतलब हुआ 1 घंटा यहाँ पे। ठीक है ना। तो अगर मैंने मटेरियल को कोई एक एक मटेरियल है जो जिसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है और जिसमें को मैंने चार्ज किया है हाइड्रोजन से, तो इन जनरल जो चार्ज है वो कम स्ट्रेस पे टूट जाएगा। डिपेंड करता है कि स्ट्रेस की लेवल क्या है, कितनी जल्दी और कितनी देर में टूटेगा। कोई एक स्ट्रेस मैंने लगाई है तो वो टूट जाएगा, और इस स्ट्रेस पे टूटेगा, ये उससे कहीं कम होगी। कितनी कम है? ऑलमोस्ट 20% कम है। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रेस का रेट आहिस्ता कर दूं, अगर टाइम में ज्यादा दूं, तो ये काफी कम हो जाएगी, ये तो बहुत कम स्ट्रेस पे ही टूट जाएगा। दिस इज स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी, स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी और ससेप्टेबिलिटी टू डिलेड फेलियर। ठीक है, इस कर्व को समझ लीजिएगा, सिंपल सा कर्व है, लेकिन इसको इसमें ये दोनों फिनोमेनन इंडिकेट हो रहे हैं कि डिलेड फेलियर भी, कि टाइम के साथ साथ, टाइम जितना ज्यादा दे रहा हूँ उतना एक दफा ये मैच कर जाए मेरे पास कि हाइड्रोजन डिफ्यूज होने का रेट क्या है, तो ये फेलियर जो है अगर उससे मैच कर गया तो बहुत जल्दी फेलियर होगा। ठीक, टेम्परेचर रेंज अगेन क्रीप से बहुत कॉन्ट्ररी, क्रीप हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है, और इसके लिए एक टेम्परेचर रेंज है जिसमें हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट होती है। स्टील्स में ये रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। ठीक, स्टील्स में हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं तो क्या होगा? जब मैं बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन की इंक्रीज होगी मटेरियल। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा फेराइट कन्वर्ट हो जाएगा ऑस्टेनाइट में। अगेन हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी एक डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो जाएगी। तो ये तो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। टेम्परेचर के दूसरा फिनोमेना है कि टेम्परेचर के साथ साथ हाइड्रोजन की मोबिलिटी भी बढ़ती है। डिफ्यूजन बढ़ता है ना, तो इन इन चीज़ों की मैचिंग किसी एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर रेंज पे होती है। स्टील्स के केस में हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट इज सिवियर एट रूम टेम्परेचर। अब हाइड्रोजन अगर मटेरियल में घुस गई है, तो अगर मैं थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे रखूं मटेरियल को फर्नेस में, तो ये हाइड्रोजन डिफ्यूज होकर बाहर निकल आएगी, हाइड्रोजन मेरी मटेरियल में कम हो जाएगी। तो अगर मैंने फर्ज कीजिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है, तो उसके बाद में टर्म इस्तेमाल हुई है बेकिंग, बेक्ड आउट। एक बेकिंग ही ट्रीटमेंट होता है कि जिसको मैं एक थोड़े से इंटरमीडिएट टेम्परेचर रेंज पे रख दूँ मटीरियल को अपने, तो हाइड्रोजन बाहर निकल आती है। बाहर क्यों निकल आती है? इसलिए कि मटीरियल में मौजूद है, बाहर हाइड्रोजन नहीं है। हवा में तो हाइड्रोजन नहीं होती, तो इसलिए हवा हाइड्रोजन के लिए वैक्यूम है। बहुत बेहतर ये होगा कि बजाय हवा के मैं वैक्यूम में ही ट्रीटमेंट कर लूँ, तो और तेजी से बाहर निकल आती है। एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशनरी हीट ट्रीटमेंट होता है हाई स्ट्रेंथ स्टील्स का, कि जिसको हम बेकिंग को हम करते हैं ताकि अगर उसमें हाइड्रोजन किसी तरह से चली भी गई है तो निकल आए। ये फायदा उसी वक्त होता है जब तक कि हाइड्रोजन ने अंदर क्रैक ना किया हो। एक दफा क्रैक्स क्रिएट हो जाएं तो फिर बेकिंग का कोई फायदा नहीं। ठीक, मैकेनिज्म देख लें इसकी।
हाइड्रोजन डिसोसिएट्स ऑन मेटल सरफेस बाय केमी एब्जॉर्प्शन। सरफेस के ऊपर अगर मॉइस्चर यहाँ मौजूद है तो वो मॉइस्चर डिसइंटीग्रेट हुआ। एक जनरल टर्म इस्तेमाल हुई केमी एब्जॉर्प्शन के, जो भी रिएक्शन अगर यहाँ फर्ज करें हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस है, ठीक है ना, तो वो ब्रेक होगी। हाइड्रोजन क्लोराइड है वो भी ब्रेक होगी। मॉइस्चर है वो भी ब्रेक होगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास जब केमिकल रिएक्शन से ब्रेक होती है तो H2 नहीं बनती, H एटम बनता है। और वो एटम क्या होता है, छोटा एटम है, सरफेस पे वो जज्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है वो एटम। और एटम एब्जॉर्ब उसके लिए सबसे ज्यादा आसानी से घुसने की जगह कहाँ है, वो एटॉमिक प्लेन सबसे आसान है घुसने के लिए जिनमें इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ज्यादा हो, जो क्या हो, लो सरफेस एनर्जी प्लेन हो, तो उनमें ये आराम से घुस के ही बैठ जाता है। और मजीद ये कि अगर कोई ऐसी जगह है जो कि लोकलाइज स्ट्रेस जहाँ लगी हुई है, स्ट्रेस लगी है, तो हाइड्रोजन उस स्ट्रेस की जगह में घुस जाएगा और स्ट्रेस उसकी और हाइड्रोजन की वजह से जो घुसने की स्ट्रेस है, ये अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। हम देख चुके हैं कि चीज़ें डिफ्यूज वहाँ होती हैं जहाँ पे कि ऑलरेडी ऐसी स्ट्रेस हो जो डिफ्यूजन से या घुसने से किसी भी इंटरस्टिशियल के कम हो जाए। हाइड्रोजन तो सबसे छोटा एटम है ना, तो सबसे आराम से इंटरस्टिशियल साइड्स पे घुसेगा। ये इक्वेशन है केमी एब्जॉर्प्शन की। अब क्या हो रहा है कि अगर इस मटेरियल में दोनों तरफ सिग्मा लगा लिखा हुआ है, सिग्मा स्ट्रेस लग रही है मटेरियल पे, ये स्ट्रेस ये भी हो सकती है कि आप एक्सटर्नली किसी टेंसाइल टेस्टिंग मशीन से लगा रहे हो, और ये भी हो सकता है कि ये मटेरियल में इंटरनली लगी हुई हो, मटेरियल में अंदर ही ऐसी स्ट्रेसेस मौजूद हो। आपने कोल्ड वर्किंग की है, एक्सट्रूशन किया है, फ्लो फॉर्मिंग की है, ये सारे फिनोमेना है जो मटेरियल को कोल्ड वर्किंग करते हैं, ठंडी कंडीशन में मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं, हाई डिसलोकेशन डेंसिटी क्रिएट होती है, तो मटेरियल इंटरनली स्ट्रेस्ड होता है, जो बहुत कॉमन चीज है इंटरनल स्ट्रेसेस के लिए। ये लग रही है तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन वहां घुसेगी और क्रैक्स को जनरेट कर, ब्रिटल क्रैक इनिशिएट्स अंडर स्ट्रेस। वो क्या होगा, फिर हाइड्रोजन डिफ्यूज कर जाएगा ऐसी जगहों पे जहां स्ट्रेस होगी, वहां जमा हो जाएगा, या वहां जमा हो जाएगा जहां ऐसे प्लेन्स हैं जहां उसके पास घुसने की जगह मौजूद है, या ग्रेन बाउंड्रीज पे घुस जाएगा। तो ये सारी जगहें ऐसी हैं जो हाइड्रोजन को पनागाहें मिली हुई मटेरियल में अपने आप को घुसाने की, ठीक है। क्रैक्स इनिशिएट होने से पहले पहले बेकआउट कर दें तो निकल जाएगा। क्रैक इनिशिएट हो गया अगर, तो नुकसान तो अब हो गया, ठीक। जरा इसको देख लें कि क्रैक में हाइड्रोजन करेगा क्या। अब ये मेरे पास एक शार्प नॉच है, ये जो लाइन नजर आ रही है, ये एक शार्प नॉच है ये, ठीक, ये शार्प नॉच है ये। और ये दो एटम्स के दरमियान बाइंडिंग एनर्जी है जो स्प्रिंग शो कर रही है एटम, जैसे एटम लैटिस पे ऑसिलेट करते हैं दो स्प्रिंग्स के दरमियान। तो ये, और ये जो क्रैक है ये इसको खींच रहा है, जैसे जैसे क्रैक का डिस्टेंस बढ़ रहा है ये इसको स्ट्रेस आउट कर रहा है। नॉच मेरी, क्या हमने देखा था ना कि नॉच के करीब स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर ज्यादा होता है, तो ये स्ट्रेच आउट कर रहा है इसको। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इन जगहों पे जाके बैठ जाएगा, इनके दरमियान जो एक कशिश थी उसको वीकन कर देगा और इनको तोड़ देगा, इसको इन बॉन्डिंग को वीक कर देगा हाइड्रोजन एटम। तो मटेरियल फेल क्या होगा, अलोंग द क्लेवेज प्लेन्स या ग्रेन बाउंड्रीज, ये मटेरियल जो है ये फेल होगा। जो ग्रेन बाउंड्री के अलोंग फेल होता है इसको क्या कहते हैं, इंटर ग्रैनुलर फेलियर, भी ब्रिटल फेलियर है, क्लेवेज भी ब्रिटल फेलियर है, ठीक। तो टेंसाइल सेपरेशन बिटवीन एटम्स है, हाइड्रोजन घुस रहा है तो क्या करे, वीकनिंग ऑफ द सबस्ट्रेट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन डिफ्यूजेस अलोंग स्ट्रेस ग्रेडियंट टू हाई टेंसाइल ट्राइएक्सियलिटी, ये टर्म अब आपके लिए नई नहीं है, आप फेमिलियर थी। इंटरैक्ट्स विद द लैटिस एंड रिड्यूसेस द कोहेसिव स्ट्रेंथ, कोहेसिव जो एटम को जोड़े रखती है, ठीक। फिर ये है कि हाइड्रोजन बाज जगहों पे क्या कर सकते हैं कि जहां कोई उसको जगह मिले और उससे एटम जमा हो जाए, थेरीज है ना एक्सप्लेन करने की एम्ब्रिटलमेंट। एक थेरी ये कि हाइड्रोजन ऐसी जगह जमा हो जाता है जहां उसको जमा होने के लिए कोई कैविटी मिल गई, और जिस दफा जमा हो गया किसी तीन जगहों पे तो H2 बनता है, H2 प्रेशर इंक्रीज कर देता है। दैट इज अनदर थ्योरी टू एक्सप्लेन। इन सम केसेस इट मे बी मोर वेरिड कि ये मैकेनिज्म।
अल्टीमेटली क्या है कि अल्टीमेटली एक फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है ना, किस किस स्ट्रेंथ से मटेरियल टूट रहा है। हाइड्रोजन ने क्या किया है कि इस ताकत को जो फ्रैक्चर को रोक रही थी मटेरियल को, उसको कम कर दिया। मटेरियल जो हो गया तो क्या हो गया, वो टूटने के लिए आसान हो गया। ये क्या है, डिस्ट्रेस मैकेनिज्म। और एक थ्योरी ये भी है कि जो सरफेस एनर्जी है उसको भी रिड्यूस कर सकता है क्रैक टिप पे। दीज आर डिफरेंट मॉडल्स और थियरीज टू एक्सप्लेन इट, बट दिस इज मोस्ट पॉपुलर। हाइड्रोजन इन इन फाइन स्ट्रेस रीजन्स में जाके डिबॉन्डिंग क्रिएट करता है। जो हमें शक्ल नजर आती है वो ये होती है, क्या कह रही है शक्ल, वेरी फाइन हेयर लाइन क्रैक्स। ठीक है ना, अगर कभी हम मटीरियल मिले फेलियर एनालिसिस के लिए और ये क्रैक हम देखें तो इमीडिएटली हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये मटेरियल इज प्रोन टू हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। इतना फाइन क्रैक है ये हेयरलाइन क्रैक। मजीद ये कि हम ये देखें कि इंटरग्रेनुलर फ्रैक्चर, तो ये दोनों फ्रैक्चर सरफेस की इंडिकेशन है ऑफ हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। अक्सर स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग की भी ये होती है, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए वे आउट क्या है, कैसे आप पता करेंगे कि हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट है या स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग है। कई तरीके हैं। एक सिंपल, सबसे सिंपल तो ये है कि मटेरियल की हिस्ट्री पूछ लें। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है, कैडमियम प्लेटिंग हुई है, इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, केमिकल ऐसी इन्वायरमेंट में मटेरियल रहा है, तो आपका एक फेयर गैस होगा कि दिस कुड बी हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। मजीद हाई स्ट्रेंथ स्टील है, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल है। ठीक, let us now move to the second mechanism, which is stress corrosion cracking. ये क्या है, reaction with the corrosive environment which results in deep corrosion cracks, although little uniform corrosion. इस टर्म को समझ लीजिए कि मटेरियल मेरा करोसिव एनवायरनमेंट में रखा था, इन जनरल बज़ाहिर सरफेस पे बहुत ज़्यादा करोजन नज़र नहीं आ रही, लेकिन लोकलाइज्ड कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर के ये करोजन अंदर तक चला गया है। दैट इज स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग। ठीक, तो जिस तरह शायद हमने पहले इस टर्म को इस्तेमाल किया हो कि जो सिनर्जी होती है ना, वो 1+1 2 नहीं होता, वो 1+1 11 होता है। तो यहाँ भी यही है कि जहाँ करोशन भी हो और स्ट्रेस भी हो, वहाँ जो नुकसान है वो दुगना नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होता है। तो करोशन और स्ट्रेस अगर मिल जाए तो ये एक दूसरे को ये इन्हेंस करते हैं। स्ट्रेस करोजन बढ़ाता है, करोजन स्ट्रेस बढ़ाता है। और स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग जो है वो, अगर आप सिर्फ करोजन डैमेज लें और सिर्फ स्ट्रेस का डैमेज लें और ऐड करें, स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग का डैमेज उसके ऐड करने से नहीं निकलेगा, वो ऐड करने से कहीं ज्यादा होगा। और यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टैटिक टेंसाइल स्ट्रेस की, विच इज वेल बिलो यील्ड। एक जर्नल फिनोमेना था कि डिस्ट्रेस मैकेनिज्म जितनी भी हम डिस्कस कर रहे हैं यील्ड स्ट्रेस से कम पे हो रही है सारी की सारी। सेम इज ट्रू विद स्ट्रेस करोजन क्रैक। और जैसे टर्म हमने पहले इस्तेमाल की, दिस में भी एक्सटर्नल और स्टोर्ड रेजिडुअल। स्टोर्ड रेजिडुअल कहाँ से आई है, फ्रॉम मैकेनिकल डेफॉर्मेशन, फ्रॉम थर्मल साइक्लिंग। ठीक, कुछ चीजें हमने डिस्कस करनी जो आपको लिखी नजर आएंगी। कॉम्बिनेशन, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स, लफ्ज स्पेसिफिक यहाँ मिस नहीं करेंगे कि अगर एक इन्वायरमेंट एल्यूमिनियम अलॉयज के लिए स्ट्रेस करोजन क्रिएट कर रही है तो स्टील के लिए जरूरी नहीं कि वो करे। ठीक, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इन स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग। chemical species need not be high in concentration or large in quantity। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज नुकसान पहुंचाने वाली है वो या तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो या ये कि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। क्यों, जनरलाइज करोजन का मसला नहीं है, मसला लोकलाइज करोजन का है। एक क्रैक भी जनरेट हो गया तो मटेरियल फेल हो गया। ठीक, सारी सरफेस बेशक करोड हो या ना हो। If stress corrosion cracking occurs, generalized corrosion in general is not produced। क्योंकि जिस रेट से ये प्रोड्यूस हो रहा है वो कहीं फास्ट है जनरलाइज करोजन।
In some cases, stress corrosion cracking occurs at elevated temperature. In some cases, in some cases, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि जो रूम टेम्परेचर पे होगा वो हाई पे नहीं होगा. हम यहाँ ये कह रहे हैं कि बास कॉम्बिनेशंस ऐसी हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे ही स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग कर देंगी, और बास कॉम्बिनेशन ऐसी हैं जो रूम पे नहीं करेंगी, हायर टेम्परेचर पे करेंगी. इन जनरल हायर टेम्परेचर पे करोजन का इफेक्ट ज्यादा ही होगा. ठीक, करोजन एक ऐसा फिनोमेना है जिसपे कि डिफ्यूजन का असर ज्यादा होता है और डिफ्यूजन हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होता है. कॉम्बिनेशंस देख लें, जिस कॉम्बिनेशन की हमने बात की थी, ठीक है ना. मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम एलॉयज हैं, ये ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से सी वाटर. इसीलिए हम देखते हैं कि गाड़ियों में जंग कराची में ज्यादा लगता है, पिंडी में कम लगता है. जो कराची की गाड़ियां वो सस्ती बिकती हैं, उनकी बॉडी में जंग जो है वो ज्यादा तेजी से लगता है. इसी तरह जो सी शोर के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी करोजन की एहतियात स्पेशल होती है. कॉपर एलॉयज, अमोनिया इज डेट्रीमेंटल फॉर कॉपर एलॉयज. ठीक, माइल्ड स्टील, कॉस्टिक सोडा, ये केमिकल इंडस्ट्री की बात हो रही है. कार्बन स्टील्स, हाइड्रोक्साइड्स या नाइट्रेट्स, ये फर्टिलाइजर प्लांट्स की बात हो रही है. और ये 100 डिग्री के ऊपर ये मैकेनिज्म ज़्यादा सिवियर होती है. तो ये एलिवेटेड टेम्परेचर की मिसाल है ये. ठीक है, याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं. अगर आपको इतना याद है कि सी वाटर जो है वो स्टील्स के लिए डेट्रीमेंटल है, खुसूसन ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील्स के लिए, तो ये दिस इज़ अ यूजफुल डाटा. एल्यूमिनियम एलॉयज के लिए भी ये ट्रू है. एल्यूमिनियम एलॉयज के लिए एक और चीज़ भी बहुत क्रिटिकल है, विच इज़ स्टैग्नेंट वाटर, खड़ा हुआ पानी. कि नॉर्मली पाइपिंग एल्यूमिनियम एलॉयज की होती है. पाइपिंग एल्यूमिनियम एलॉयज की क्यों होती है? क्योंकि वहां से हीट ट्रांसफर आसान होता है. जो कूलिंग पाइप्स हैं वो कॉपर के बना सकते हैं, एल्यूमिनियम के बना सकते हैं. एल्यूमिनियम सस्ता है कॉपर से. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जहां हम हीट ट्रांसफर कर रहे होते हैं वहां एल्यूमिनियम पाइप्स होते हैं. कूलिंग वाटर एयर कंडीशनिंग में एल्यूमिनियम पाइप्स होते हैं. तो वहां जब दो पाइपों को जोड़ा जाता है फ्लैंज के जरिए, तो वहां क्या होता है, फ्लैंज की जो जोड़ है उस पर पानी खड़ा हो जाता है. नॉर्मली वहां पिटिंग बहुत ज्यादा होती है. 10 साल में थिकनेस 1/3 तक रह जाती है. ठीक है, मिलीमीटर्स तक में पिट ग्रो हो जाती है. हम जिस तरह हमने हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट की स्टेजेस देखी थी, इसकी भी देख लेते हैं कि ये होता कैसे है. या मेरे पास स्ट्रेस भी लग रही है और करोजन भी. सबसे पहले क्या होता है कि या तो करोजन या जो स्ट्रेसेस लग रही हैं, वो जो प्रोटेक्टिव मेरी ऑक्साइड कोटिंग है उसको क्या करती है, रप्चर कर देती है. एक दफ़ा एल्यूमिनियम एलॉयज हो या मेरे पास स्टील हो, जो भी हो, अगर सरफेस रप्चर हो गई है, टूट गई है, तो फिर क्या हुआ है कि जो नेसेंट मेरा मटेरियल था, जो मेरे पास प्रोटेक्टिव एक मैंने एक चीज पहनी हुई थी मेरे मटेरियल ने, एक कोटिंग, वो टूट गई तो एक्सपोज हो गया मटेरियल फॉर फॉर केमिकल अटैक. क्लोराइड आयंस अगर हो, क्लोराइड आयंस कहाँ होते हैं, सी वाटर में. जो पानी यानी सोडियम क्लोराइड जो है सी वाटर में 3.5 कितने परसेंट होता है. तो अगर ये टूट गई तो उसके बाद क्या होगा, फिर क्रैक जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस से क्रैक ग्रो होता है. क्रैक की टिप पे जो सरफेस बनती है वो या केमिकल अटैक या स्ट्रेस से वो टूटती जाती है. तो जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है वो बनती है, टूटती है, क्रैक आगे बढ़ता रहता है. तो ये क्या है, टाइम बेस्ड फिनोमेना है. ये टाइम बेस्ड फिनोमेना है कि वक्त के साथ साथ ये आगे बढ़ता है. और फिर एक दफा ये कहीं से शुरू हो गया तो फिर पिट्स बन जाती है. एक छोटा सा गड्ढा लोकली बन जाता है. ये लोकली गड्ढा क्यों बना है? अगर यहाँ पे फर्ज करें कि एक पिट बनी, यहाँ पे एक पिट बनी, प्रोटेक्टिव कोटिंग यहाँ एक कमजोर थी ना सरफेस, अब यहाँ पर मेरे पास करोजन हुई तो करोजन प्रोडक्ट यहाँ जमा हो गई. एल्यूमिनियम के केस में अगर पिट बनी है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ जमा हो गई. पीएच वैल्यू इस जगह की चेंज हो गई. पीएच वैल्यू चेंज हो गई तो करोजन तेजी से होगा. फिर ये यहाँ पे तो वो जमा नहीं हुई ना करोजन प्रोडक्ट, यहाँ जमा हुई है इस जगह पे. यहाँ का करोजन यहाँ के करोजन के मुकाबले में तेज है.
जर्नलाइज करोजन स्लो है और ये स्ट्रेस करोजन जो पिट में बना है वो फास्ट है। और इसका जो एक क्लियर कट एक इंडिकेशन है डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, इसकी ब्रांचिंग एक्सटेंसिव। दिस एक्ट्स एज एन एनोड, मटेरियल आयन एक्सचेंज भी होता है, पीएच वैल्यू भी चेंज हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इस जगह का और इस जगह का चेंज हो गया, तो इन अ वे ये एक सर्किट बन जाता है। ठीक है, ए गुड एग्जांपल ऑफ हाउ ब्रांचिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ये क्रैक यहाँ से आते आते उल्टा भी चला गया है। ठीक है, स्ट्रेस तो लग रही है इस तरफ क्रैक को खोलने में ना, लेकिन करोजन ने जहाँ कमजोर सतह देखी वहां घुस गया वो। तो लोकलाइज एनवायरनमेंट इन पिट डिफर्स फ्रॉम द बल्क इन बल्क सरफेस। करोजन प्रोडक्ट्स गेट ट्रैप, जैसे इन जगहों पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पीएच वैल्यू यहाँ की चेंज हो गई। और क्या हुआ है, दूसरा ये है कि यहाँ जो करोजन प्रोडक्ट बनी है वॉल्यूम भी चेंज हो गया, वो वॉल्यूम अपना प्रेशर एक अलग डालेगा, यहाँ पे खोलेगा और इस क्रैक को। प्रेफरेंशियल डिसोल्यूशन में अकर एट ग्रेन बाउंड्रीज, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री अलग है। हाइड्रोजन में गेट जनरेटेड मजीद अगर कैथोडिक रिएक्शन हो रहा है, तो नाउ हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट भी इसके साथ चला गया, बद से बदतर सूरत हाल हो गई। दिस इज हाउ इट प्रोग्रेसेस लोकली, कि जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गया वहां बढ़ता जाता है। क्रैक स्लोली ग्रोज, स्लोली क्यों, प्रोटेक्टिव कोटिंग बन रही है और टूट रही है। तो ये टाइम टाइम बेस्ड फिनोमेना है और अल्टीमेटली ब्रिटल नेचर में क्रैक जाते हैं इन जर्नल, और नॉर्मली इंटरग्रैनुलर होते हैं, बाज केसेस में क्लीवेज भी हो सकता है और बाद केसेस में ट्रांसग्रैनुलर भी हो सकता है। आखिरी फिनोमेना हमारा रह गया लिक्विड मेटल एम्ब्रिटलमेंट, क्विकली इसको भी देख लें कि ये उस वक्त होता है जबकि कि कोई एक सॉलिड मेटल है और वो उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट कोई मेटल ऐसा हो जो वेट कर दे, जो उसको कवर कर ले, बिल्कुल घुस जाए उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रास मरकरी में डिप हो जाए और एल्यूमिनियम इन चीजों के साथ वेट हो जाए, गैलियम एक ऐसी चीज है जो एल्यूमिनियम अलॉयज में अक्सर होती है, कॉपर बिस्मथ के साथ, अभी क्या है बहुत स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन। तो कॉपर अगर बिस्मथ से वेट हुआ है तो ये होगा, कॉपर अगर इन चीजों से हो रहा है तो फिर नहीं। occurs if liquid metal interacts with strained crack tip. Wetting is important. Wetting इसलिए कि जब तक wetting कवर नहीं करेगी मटेरियल घुसेगा नहीं। Adsorption reduces surface energy and reduces the fracture stress. ठीक है, क्विकली हमने इसका रेफरेंस भी क्विकली इसको देख लिया। कोई सवाल हो तो कर लीजिए इस लेक्चर में, हमारे पास had some short time। कोई सवाल है इस लेक्चर पे?